ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਲੁਜ ਚੈਨਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ। ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੇ ਵਧੀਆ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅਨਾਜ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਭਰੇ ਗਏ ਤੇ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਚੌਧਰੀ। ਸਰ, ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਵੀ ਆਏ, ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਤਾਂ ਭੰਡਾਰ ਭਰੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ। ਪਰ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਖੋਜ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, हरी क्रांति ने पंजाब में सब तो वध कैंसर बढ़े है, वो किवें? देखिए, हरित क्रांति का दूसरा नाम आप हरित भ्रांति रख सकते हो। भ्रांति इसलिए क्योंकि हमें एक भ्रांति होगी कि इससे बहुत ज़्यादा अनाज का प्रोडक्शन बढ़ा है। पंजाब में हमेशा से अनाज का प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा था और यहाँ पे लगभग 138 फसलें होती थी। उन 138 फसलों को हटा के हमने केवल गेहूँ और चावल पे फोकस किया। उसकी वजह से क्या हुआ कि जो टनेज में अगर आप देखेंगे तो प्रोडक्शन बढ़ गया है। इसके साथ साथ में खेतों को सीधा किया गया, पानी का जो प्रबंध है वो ज़्यादा किया गया और लाखों की संख्या में ट्यूबवेल के कनेक्शन लिए गए। तो वो जो टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन है उससे प्रोडक्शन बढ़ेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन आज के दिन जो पंजाब है, दुनिया का पर हेक्टेयर देखें तो सबसे ज़्यादा गेहूँ और चावल उगाता है और सबसे ज़्यादा वर्चुअल वाटर का भी एक्सपोर्ट पंजाब ही करता है। गेहूं और धान का 1 केजी उगाने के लिए लगभग 4 से 6 हज़ार लीटर पानी लगता हो और वो 6 हज़ार लीटर पानी के बदले तो हमें 20-30 रुपये मिलते हैं। तो चाइना, अमेरिका और बाकी जो कंट्रीज़ हों वो पंजाब को इस्तेमाल कर रही हो एक तरीके से वर्चुअल वाटर इंपोर्ट करने के लिए, और वो अपना जो रिसोर्सेज हैं उनको सुरक्षित रखे हुए हों और पंजाब के रिसोर्सेज बहुत ही तेज़ी से डिप्लीट हो रहे हैं। इसके साथ साथ में जो हरित क्रांति का एक सबसे बड़ा नुकसान ये रहा कि हमें केमिकल इस्तेमाल करने से काफ़ी है और वो केमिकल इतने ज़्यादा हो कि वो हमारे हवा, पानी, जल, जंगल, ज़मीन, जानवर, बीज सभी का हिस्सा बन चुके हैं और हमारे शरीर का भी एक अभिन्न हिस्सा बन चुके हैं। अगर आप किसी भी नवजात शिशु का जो गर्भनाल है वो काट के और उससे एनालिसिस करेंगे तो आपको उसमें हर्बिसाइड मिलेगा, पेस्टिसाइड्स मिलेंगे, माइक्रोप्लास्टिक मिलेगा, उसमें एल्यूमिनियम मिलेगा, हैवी मेटल मिलेंगे और बहुत ही घटिया चीज़ें मिलेंगी, जिससे उस शिशु की जो जन्म के बाद में सर्वाइवल के चांसेस है वो काफ़ी घट जाते हैं। और अगर उसको ये हरित क्रांति के माध्यम से जो उगाया गया खाना है वो खिलाते रहेंगे तो उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी घट जाएगी। क्योंकि हमने क्या किया, एक तो ज़मीनों का पानी बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया, जमीन के अंदर आर्सेनिक से लेके तमाम सारी हैवी मेटल्स हो और रेडिएशंस है। ये हरी क्रांति तो बाद हुई है ना? जी बिल्कुल। उससे पहले हमें इतने पानी की जरूरत थी ही नहीं, क्योंकि हम कैश क्रॉप नहीं उगाते थे। हम सामान्य फसलें उगाते थे जो बिना पानी के भी उग जाती थी आराम से, जैसे मक्की, बाजरा, कोदरा, कंगनी और जो जवार, जई, तो इस तरीके वाली फसलें जिनको ज़्यादा पानी भी नहीं लगता, मशीनें भी नहीं लगती। वो कैंसर ਦਾ ਸਬਬ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਮੀਕਲ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਕੈਂਸਰ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੂੰ हरी क्रांति ने कैंसर वंडिया, वो किवें? देखिए, कैंसर 2 तरीके से आ रहा है पंजाब में। एक, हम नीचे से निकाल रहे हैं कैंसर को, जो जमीन के अंदर ट्रैप्ड है, वो हैवी मेटल के रूप में है, बैक्टीरियाज के रूप में है, वो जिसको हम रेडिएशंस बोल सकते हो उनके रूप में है। ऊपर से हम केमिकल डालते जा रहे हैं और वो केमिकल इतने ज़्यादा डाल दिए हैं कि मैं पढ़ रहा था रिपोर्ट 2017 की, उसमें 22 लाख लीटर हर्बिसाइड डाला गया है। 1 लीटर हर्बिसाइड लाखों लोगों को मारने के लिए काफ़ी है और वहाँ पे 22 लाख लीटर 2017 में डाला गया था। अभी 5-6 साल और हो गई है, तो पर ईयर उसका डालने का रेट बढ़ता जा रहा है और उससे क्या नुकसान हो रहा है कि वो सीधा सीधा कैंसर कारक है। एजेंट ऑरेंज है जो अमेरिका ने वियतनाम वार में इस्तेमाल किया था, उसी का एक दूसरा रूप बना के खेती में इस्तेमाल हो रहा है। और आप जब 2 फसलें हैं, एक जैसे आपने गेहूं लगाया और उसके बीच में घास उगा हुआ है, वो घास भी तो प्रकृति ने उगाया है ना,
और आप उसको मारने के लिए हर्बिसाइड इस्तेमाल कर रहे हैं, वो घास मर जाएगा और फसल बच जाएगी। तो किसी भी साइंटिफिक एनालिसिस में क्या ये लॉजिकल लगेगा कि उसके बीच में से एक घास मर गया है, वो डिकम्पोज होगा और वो जहर के कारण मरा है और वो उस पौधे का भोजन बनेगा। तो उस गेहूं में, उस धान में भी उसके रेजिड्यूज आएंगे और वो बहुत तेजी से बढ़ेंगे। इसी की वजह से दुबई ने पंजाब से एक्सपोर्ट किया गया धान एक बार बड़ी बड़ी शिप में वापस लौटा दिया था और ये भी हिदायत दी थी कि हमारी मछलियों के लिए समंदर में भी ना फेंक देना, आप इसको वापस लेके जाओ क्योंकि ये हाईली कॉन्टेमिनेटेड है। और उसके बाद में सरकारों ने क्या किया कि विदेश में जो बेचना है आपको, उसमें जो प्रतिबंधित केमिकल है, जो कैंसर कारक है, उनको आप मत डालिए। पंजाब में अगर आपको बेचना है, इंडिया में बेचना है, तो आप डाल सकते हैं। तो ये ड्यूल स्टैंडर्ड का सीधा सीधा मतलब है कि इंडियन में कैंसर बांट सकते हैं, ਵਿਦੇਸ਼ੋਂ में एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋर्ट ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। देखिए वो इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि जो मालवा रीजन है, बठिंडा, मानसा, मुक्तसर साहिब, इसके आसपास में बहुत ही ज़्यादा कैंसर के केसेस आ रहे हैं। 2017 में लगभग 3000 कैंसर के केसेस आए थे बठिंडा के आसपास में। उसके बाद में इतना तेजी से ग्रोथ होनी चालू हुई, उससे काफ़ी पहले चालू हो गए थे। कैंसर ट्रेन के बारे में मैं 2008 से रिसर्च कर रहा हूँ और जितनी तेजी से कैंसर पंजाब में बढ़ा है वो दुनिया के किसी दूसरे हिस्से में नहीं बढ़ा। कारण अगेन एग्रीकल्चर में गलत प्रैक्टिसेस, और अभी वहाँ पे रिफाइनरी भी लगी है, ऑयल की रिफाइनरीज, उनकी वजह से भी बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है। इसके अलावा अनट्रीटेड वाटर है फैक्ट्रियों का, वो पीने के पानी के सोर्सेज में डाला जा रहा है। बुड्ढा नाला का केस बहुत फेमस रहा होगा। इसके अलावा जो ग्राउंड वाटर हमने एक्सप्लॉइट किया है वो बेहद ज़्यादा है। पंजाब के पास 5 नदियाँ होने के बावजूद और तमाम सारी नहरें होने के बावजूद किसानों को ग्राउंड वाटर इस्तेमाल करने पे एनकरेज किया गया, उनको फ्री बिजली दिया गया, ट्यूबवेल लगाने के लिए खुली छूट दी गई और उनके खेतों में जो नहर का पानी पहुंचना चाहिए था वो पहुंचने को डिस्करेज किया गया। इसके साथ साथ वो जो MSP है वो गेहूं और राइस पे दिया गया। तो जाहिर सी बात है, जिसपे इनकम की गारंटी होगी वही किसान उगाएगा। अब कल से पंजाब में, जैसे बाबा नानक का धरती है पंजाब, बाबा नानक आज से 550 साल पहले कहते हैं पवन गुरु पानी पिता है माता धरती है। उनको 550 साल पहले पता लग रहा है कि जो जमीन, हवा, पानी है वो हमारे माता पिता और गुरुओं के समान है, इसमें केमिकल आपको नहीं डालना चाहिए। और हम नानक के फॉलोअर होने के बावजूद उसमें केमिकल डाल रहे हैं। मतलब हम जीने की बेसिक प्री कंडीशन को ख़त्म कर रहे हैं। हवा, पानी, ज़मीन और आपके खाने के बगैर तो वही जी सकते हैं और उसी में जहर डाल के दे रहे हैं। कई बार मैं अपने सेमिनार में कहता हूँ कि इंसान ही एकमात्र ऐसा एनिमल है जो सुबह उठते ही अपने बच्चों को पहला गिलास जहर का पकड़ाता है। उसमें यूरिया, DAP, हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड, केमिकल, पता नहीं कौन कौन से केमिकल उसने डाले होते हैं और वो केमिकल सुबह सुबह अपने बच्चों को पिला रहा होता है। गर्भनाल के माध्यम से भी आ रहे हैं, PGI की रिपोर्ट्स है। और इतना ज़्यादा केमिकल डाल के हम किस तरीके की प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो ये डेवलपमेंट का मॉडल जो हमें पकड़ाया गया है, ये एक तरफ हमें केमिकल बेच रहे हैं, उस केमिकल को डाल के हम बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन ले रहे हैं, उसको जब मार्केट में बेच के थोड़ा बहुत पैसा आ रहा है जो बहुत कम है, उसके बदले में हमें कैंसर मिल जा रहा है या बाकी बीमारियां, और वो पैसा फिर से उन्हीं कॉर्पोरेट कंपनियों के पास में चला जाता है जो केमिकल बेच रही है। तो ये एक इकोसिस्टम बन गया है। ਜਿਵੇਂ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਵਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਾਲਵਾ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਬੈਲਟ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਸਰ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਮਾਲਵਾ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਬੜਾ ਤਰਾਸਦੀ ਭਰਪੂਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਚਮੜੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਇੱਕੋ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸੀ ਉਹ। जी, इसमें बड़ा रीज़न तो जो हमने अभी तक डिस्कस किया वो तो थे ही। इसके साथ साथ में वहाँ पे ऑयल रिफाइनरीज लग गई है। ऑयल रिफाइनरीज लगभग 24 घंटे बहुत जहरीला धुआं छोड़ती हैं हवा में, और वो पूरे जो धुआं है और उसके धूल कण है वो पूरे एक बड़े एरिया में गिरते रहते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है कि चमड़ी का कैंसर बहुत तेजी से फैल रहा है। और उसके साथ में खाना इतना खराब हमने कर लिया है कि रेजिस्टेंस पावर बॉडी की बची नहीं है।
इस वजह से ये केसेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इसमें मैं एक केस स्टडी बताना चाहूँगा जो हमने अपने फील्ड वर्क में मिली हमें। वैसे बहुत सारी स्टोरियाँ हैं, लेकिन ये ऐसी है कि मैं भी अंदर तक खिल गया था। और उसके बाद में मैं अपना पानी का कैंपर यहाँ से चंडीगढ़ से अपनी गाड़ी में रख के ले जाना चालू किया। और बठिंडा सेंट्रल यूनिवर्सिटी में लेक्चर के लिए हम कई बार जाते हैं, तो वो भी बोलते हैं कि आप अपना पानी का कैंपर ले आए साथ में, क्योंकि वहाँ का पानी जब भी मैंने पिया गला बंद हो गया, काम करना बंद कर लेता है। तो केस स्टडी ये थी कि एक घर में 7 लोग थे, 7 में से 5 कैंसर के कारण मर गए। छठी महिला, लगभग उसकी उम्र रहेगी 30 साल के आसपास, वो मरने का इंतजार कर रही थी, आखिरी स्टेज में वो कैंसर था उसका। और एक लगभग 36-37 साल का नौजवान युवक था, उसने बताया कि मैं इंतजार कर रहा हूँ कि ये महिला मरे, वो शायद उसकी भाभी लगती थी। और उसके बाद मैं घर बार हमारा बिक चुका है या गिरवी रखा हुआ है या बेचने लायक कुछ खास बचा नहीं है, जो भी बचा है उसको मैं बेच के यहाँ से देश के किसी भी दूसरे हिस्से या विदेश में जाना पसंद करूंगा। तो वो उसके मरने भर का इंतजार कर रहा था। तो अब देखिए कितनी बड़ी त्रासदी है जब कोई अपने प्रियजन के मरने का इंतजार करे। और एक घर के 7 मेंबर में से 6 अगर उनका देहांत कैंसर से हो जाए तो एक बहुत बड़ी त्रासदी है। इसके साथ साथ में हमने वहाँ के कुछ डॉक्टरों से बातचीत किया। ऑफ द रिकॉर्ड वो बताते हैं कि हम भी वहाँ पे काम नहीं करना चाहते हैं और वो किसी दूसरी जगह पे पोस्टिंग देने के लिए लगे रहने ट्राई करते रहते हैं। तो ये इस तरीके की जब स्टोरियाँ मिलती है फील्ड से तो बहुत दिल भर आता है। जब हम देखते हैं 4 साल के बच्चे से लेके और 60 साल के बुजुर्ग तक सबको कैंसर हो रहा है और बहुत तेज़ी से फैल रहा है। और इसमें सबसे ख़राब चीज़ ये है कि जो सरकारों को जितना प्रोएक्टिव हो के काम करना चाहिए वो नहीं हो रहा है। आज तक कथाएं, स्टोरियाँ, कहानियाँ बहुत चलती रहती है, आती रहती है, सरकारें जाती रहती है, लेकिन असल में लोगों के लिए वो काम नहीं कर रही है। अगर उनको करना हो तो ये पॉलिसी लेवल डिसीजन है। पॉलिसी चेंज करते ही अगर आप पॉजिटिव पॉलिसी बनाते हो तो कैंसर बहुत तेज़ी से ख़त्म हो जाएगा। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਗਿਣਤੀ 1 ਲੱਖ ਦੇ ਪਿੱਛੇ 90 ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਜੇ ਅਸਲੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ होंगे? मेरे ख्याल से 1 लाख के पीछे बहुत ज़्यादा है। अगर एग्जैक्ट नंबर तो बताना मुश्किल है क्योंकि फॉर्मल और इनफॉर्मल डेटा में काफ़ी फ़र्क होता है, लेकिन जितना बताया जा रहा है उससे लगभग 1.5 या 2 गुना आपको मिलेंगे और इससे भी ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग ना हॉस्पिटल में पहुंचते हो, ना डायग्नोस्टिक सेंटर में पहुंचते हैं और उनके पास इतना पैसा और जो रिसोर्सेज हैं वो नहीं होता कि वो जाके सेंटर में उनका डेटा दर्ज हो। तो इसलिए जो रियल डेटा हो वो काफ़ी ज़्यादा है। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਟ੍ਰੇਨ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੈਂਸਰ ਟ੍ਰੇਨ ਬੰਦ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਹੇ हैं। देखिए 2 चीज़ है इसमें कि आप कैंसर का इलाज कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या कैंसर होने के कारणों को आप हटा रहे हैं? वो नहीं हटा रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, एक तरफ से ऐसा इन्वायरमेंट, इकोसिस्टम और पॉलिसी बना के रखा हुआ है जिसमें लोगों को कैंसर होगा। दूसरी तरफ आप थोड़ा बहुत फंडिंग दे के कुछ कॉर्पोरेट हॉस्पिटल को इनवाइट कर लेते हैं या सरकारी हॉस्पिटल खोलते हैं जिसमें कैंसर का इलाज चलता हो। तो अगर जब तक रूट पे आप हमला नहीं करेंगे, रूट कॉज को ख़त्म नहीं करेंगे, तब तक ये जो चीज़ें हैं वो दिखावे पर के लिए रहेंगी। अब भी मैं जानता हूँ बहुत सारे लोगों को पर्सनली वो बीकानेर में जाके अपना इलाज करा रहे हो कैंसर ट्रेन के माध्यम से भी, और प्राइवेट व्हीकल भी वहाँ पे बहुत जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत सस्ता है इलाज करवाना। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ बहुत सारी महिलाओं ब्रेस्ट कैंसर का शिकार है। देखिए चंडीगढ़ में 2-3 मेजर फैक्टर है कैंसर के। एक तो यहाँ पे पॉल्यूशन, व्हीकुलर पॉल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और इसमें एक पॉल्यूशन का नंबर होता है 2.5 पार्टिकुलेट मैटर, वो बहुत तेज़ी से बढ़ गया है क्योंकि जितने लोग हैं चंडीगढ़ में उससे कहीं ज़्यादा गाड़ियाँ हैं और जितने पेड़ चंडीगढ़ में होने चाहिए उससे काफ़ी कम होते जा रहे हैं और हर साल पेड़ मर रहे हैं, उनका ढंग से रिप्लेसमेंट नहीं हो रहा है। दूसरा कारण है कि चंडीगढ़ से जो सीवेज निकलते हैं आसपास में, वो नहीं सीवेज के ऊपर
सब्जियां और फल पैदा किए जा रहे हैं, अनाज पैदा किया जा रहा है चंडीगढ़ के आसपास वो, और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट ढंग से काम नहीं करते। किसी भी इंडिया की सिटी में चले जाइए, बुरा ही हाल है। तो वहाँ से उगी हुई फल सब्जियां सब्जी मंडी के माध्यम से दोबारा से हमारी प्लेट में आ जाती है। एक तरीके से ये कहिए कि जो टॉयलेट और हैवी मेटल जो आप इस्तेमाल करते हैं टॉयलेट में, घरों में, वो पानी सीवेज में हम बहा देते हैं, और सीवेज का पानी फल सब्जियों के माध्यम से दोबारा से हमारी प्लेट में आया है। और इसके साथ साथ में केमिकल, हर्बिसाइड और ये सब भी डाल ही रहे हैं किसान। तो एक ऐसा विशियस साइकिल बनता जा रहा है जिसमें कैंसर की कोजिज को हम नहीं हटा रहे, बल्कि कोजिज को बढ़ा रहे हैं, और उसके आगे हम बोल रहे हैं कि हम इलाज प्रोवाइड करें, जो हमेशा नाकाफी रहेगा, क्योंकि कैंसर के पेशेंट बढ़ते रहेंगे, उनकी त्रासदियाँ बढ़ती रहेंगी, और एक बड़ा ह्यूमन रिसोर्स हम ख़त्म कर देंगे इस तरीके से। तो अगर कैंसर के कॉजेज की बात किया जाए तो ऑलरेडी आइडेंटिफाइड हैं, उनको आराम से हटाया जा सकता है। जैसे ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर को बहुत तेज़ी से प्रमोट किया जा सकता है, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को बहुत तेज़ी से प्रमोट किया जा सकता है। गेहूँ धान की जो फसल हम उगा रहे हैं उसकी बजाय दूसरी फसलों पे MSP दिया जा सकता है। ग्राउंड वाटर को निकालने को डिस्करेज किया जा सकता है, और लहरी पानी को हर खेत तक पहुंचाया जा सकता है। और ये बहुत आसान है, बहुत बड़े मुद्दे नहीं हैं ये, अगर सरकारों की नीयत हो तो कर सकते हैं। इसके साथ साथ में जो कैंसर किन वजहों से और हो रहा है उनको भी आइडेंटिफाई करके हटाया जा सकता है। जैसे जनता को अवेयर करना पड़ेगा कि शुगर कैंसर का भोजन है। तो चिट्टी चीनी जो हम खाते हैं, वो पंजाब में चाय पीने का बड़ा रिवाज है, गुरुद्वारों में और सब जगह पे आपको बहुत मीठी चाय देखने को मिलेगी। तो वो एक कैंसर का भोजन, गेहूँ कैंसर का भोजन है। गेहूँ इंसानी भोजन नहीं है, इंसान के लिए फिट भोजन नहीं है। वो पंख वाले पंछियों को अच्छे से हजम होता है, क्योंकि इसमें ग्लूटीन बहुत ज़्यादा है, और उसकी वजह से कैंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये पेट में जमा होता रहता है, कब्जियत हो जाती है, और उसके बाद में धीरे धीरे ये कैंसर का रूप भी ले सकती है। तो हमें रीजन हटाने पड़ेंगे। इसके अलावा जो डायरेक्ट दूध पीने की हमारी आदत है, गाय भैंस से आने वाला दूध एक हैवी प्रोटीन है, उसको डायरेक्ट पिएंगे तो वो भी कैंसर का एक कारण बन सकता है। उसकी जगह पे दही, लस्सी, मक्खन खाएंगे तो ठीक है। और इसके अलावा और भी कई सारे छोटे छोटे कारण हैं, जैसे घरों को हमने बहुत ज़्यादा एक अंदर से बहुत सारा चीज़ों से भर लिया है, उसकी वजह से इंडोर पोल्यूशन भी बढ़ता जा रहा है। तो अगर हम एक कंप्लीट इकोसिस्टम को जनरेट कर लें तो कैंसर को ख़त्म करना बहुत आसान है। और कैंसर के, जैसे मैं भी नेचुरोपैथी का डॉक्टर हूँ, मेरी वाइफ भी है, तो हम बहुत सारे पेशेंट को हील होने में मदद करते हैं। तो जो हूँ वो एक एग्जाम्पल केस स्टडी है, अगर आप चाहे तो मैं बता देता हूँ। बठिंडा के पास में किसी गांव से में उनकी उम्र थी 57 ईयर्स, और हट्टे कट्टे बंदे थे, खेत का काम करते थे। उसके बाद में तुरंत उनको डायग्नोस होता है कि उनकी जो लंग कैंसर है वो डायग्नोस हुआ, और उनका रंग काला पड़ना चालू हुआ, तुरंत उनका वजन डाउन हो गया, और पूरी तरह बॉडी सूखनी चालू हो गई। जब वो हॉस्पिटल में गए तो उनको बताया गया कि लगभग 15 से 20 लाख रुपए आप इकट्ठा करके रखिए, और इतना पैसा उसके पास था नहीं। उसने कहा कि मैं अपना ट्रैक्टर या सामान बेच के भी अगर इतना पैसा इकट्ठा करूँ तो नहीं होगा। उसके बाद में उसने दोबारा डॉक्टरों से कॉन्टेक्ट किया तो बताया गया कि इसको ठीक होने की कोई गारंटी नहीं है, हम एफर्ट कर सकते। फिर वो हमारी टीम के संपर्क में आए तो हमने उनको खाने पीने के बारे में, लाइफस्टाइल के बारे में गाइड किया, और उन्होंने गेहूँ, दूध, जानवरों से आने वाला भोजन, आपका राइस और ये सब इनऑर्गेनिक चीज़ें, पैकेट में आने वाला खाना, वो सब बंद किया। इसकी जगह ऑर्गेनिक खुद उगाना चालू किया उन्होंने। कुछ ऑर्गेनिक फार्मर थे, उनसे लेना चालू किया। फ्रूट वेजिटेबल ज़्यादा खाने चालू किया। और उसके साथ में जैसे बाबा नानक की साथियों में एक अनाज का जिक्र आता है, कोदरा। जब वो भाई लालों के साथ में बैठ के बातचीत कर रहे होते हैं, खाना खा रहे होते हैं, तो कोदरे की रोटी उन्होंने खाई होती है। तो उन्होंने कोदरे को और जो मिलेट्स है पाँचों, उनको अपने खाने में शामिल किया। और उसके बाद में 3 से 4 महीनों में मिराक्लियस रिजल्ट देखने को मिले। और अभी उनकी उम्र 60 साल हो गई है, पूरी तरह स्वस्थ है, खेत का काम करते हैं, हट्टे कट्टे हैं, और उनको अभी कोई भी कैंसर या उससे रिलेटेड दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। नंदरली एसन साढ़े नाल प्रोफेसर विनोद चौधरी
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਬੈਲਟ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮਾਲਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਸਤਲੁਜ ਚੈਨਲ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।